हेलो, हाय सभी को, राम राम, राधे राधे। सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। चलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, पीवाईक्यू तो सबको पता है कि पीवाईक्यू आप लोग का हर साल का मैच ही करता है। 2011 से लेके आप 2024 तक का पेपर देख सकते हैं क्योंकि मैच तो करता ही करता है। तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के बने रहिएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे सारा पीवाईक्यू रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बना के मोटिवेशन के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? बोल रहा है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी का, पटना, हैदराबाद और वाराणसी का, अथवा भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग का, अथवा दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज का। तो आप किसका करेंगे? देखिए, आपका जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी आपके कहाँ है? भी है, कानपुर में भी है, वाराणसी में है। लेकिन पटना, हैदराबाद, वाराणसी तो आपके हैदराबाद में नहीं है, पटना में है। देखिए, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग दे रहा है, तो भुवनेश्वर में पुरी, दार्जिलिंग, ये भुवनेश्वर में भी नहीं है, पुरी, दार्जिलिंग। और दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज तो आपके दिल्ली में भी नहीं है। तो देखिए, आपका राइट ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है, तो बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के चलते चलिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि वैसे भी आज देखिए बैकग्राउंड में जो है बहुत ज़्यादा हलचल है क्योंकि दिवाली है, तो थोड़ा सा तो शोरगुल तो होगा ही। लेकिन फिर भी आपको 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे, लेकिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। यदि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कोलकाता, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों का समुच्चय का चयन करेंगे। गंगा नदी हिमालय गंगोत्री में से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता आदि शहरों में होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। चलिए, यहाँ समुच्चय था ना, मैचिंग कर रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वेट जो है टैप रूट, गेहूं, मुसला जड़ें, कोरिएंडर टैप रूट, धनिया, मुसला जड़ें, कैरेट आपका फाइबर्स रूट, गाजर, झगड़ा जड़ें और बैम्बो टैप रूट आपका बांस, मुसला जड़ें। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है। तो आपका युग्म जो है एक ही इसमें सही है, जो है आपका मैचिंग जो कर रहा है ना, कोरिएंडर टैप रूट। धनिया जो होता है वो मुसला जड़ें होती हैं कैसे, और आपका गाजर जो होता है ना, ये झगड़ा जड़ नहीं होता है। झगड़ा जड़ आपको पता है क्या बोला जाता है? झगड़ा जड़ आप लोग देखे होंगे, गेहूँ, जौ और आपका धान जो होता है ना, वो आपके झगड़े जड़ में आते हैं। जो गेहूँ होता है, धान होता है, जो बड़े बड़े पौधे जो होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे झगड़ा ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे, वो आपके झगड़ा जड़े कहलाते हैं। और आपके जो बांस होता है ना, बांस आपकी अपस्थानिक जड़ में आएगी। आपकी बांस हुआ, घास हुआ, बरगद हुआ, ये सारे चीज़ आपके झगड़ा जड़ में, ये अपस्थानिक जड़े में आएंगे। तो इन सब का क्लियर हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें कौन सा मैचिंग कर रहा है? तो आपका कोरिएंडर टैप रूट, धनिया, मुसला जड़े। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखते भी चलिए, व्याख्या जो दे रहा है कि मुसला जड़े, गाजर, धनिया, मूली आपकी मुसला जड़े में। झगड़ा जड़ कौन सा आएगा? गेहूँ होगा, धान होगा, जौ होगा। और अपस्थानिक जड़ में क्या आता है? बरगद, घास,
अच्छा, आप लोगों ने साइंस में तो पढ़ा ही होगा, जो लोग डीएलएड चाहे बीएड जिसमें भी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ये साइंस का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले डीएलएड और बीएड में तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बन के आता है और आपके इसमें भी आता है। चलिए यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि जड़ों के कार्य है, जो जड़ों का प्राथमिक कार्य पौधों को स्थिर बनाए रखना, पानी और घुले हुए खनिजों का अवशोषण करके उन्हें तनों तक पहुँचाना और संरक्षित खाद्य पदार्थों का भंडारण करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है तो शायद आप लोगों को दिक्कत हो, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। ऑप्शन में दे रहा है मेंढक, छिपकली, बैट, चमगादड़, फिश, मछली। आपका देखिए ऑप्शन में ये दे रहा है ना कि कौन सा जीव जो है सर्प, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। तो निकटतम संबंधी आपका एक बात बताइए, कछुआ जो होता है, गिरगिट जो होता है, गिरगिट जैसे दिखने वाली क्या होती है, एक छिपकली तो होती है। तो इसके जो सांप होता है, कछुआ होता है और गिरगिट का निकटतम संबंधी जो होता है आपकी छिपकली होती है। आपका राइट ऑप्शन छिपकली के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सांप, सर्प, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी छिपकली है, क्योंकि सांप, सर्प, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आते हैं। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को सरीसृप जो होते हैं उन जंतुओं का थोड़ा सा लक्षण बताया गया है आपकी व्याख्या में कि इनमें वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। ये असमतापी जंतु होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। इनके अंडे जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय जो होता है सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके अंडे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं और इनमें वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं और ये असमतापी होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। आपसे ऑप्शन में दे रहा है उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है। उनके शरीर जो है धारा रेखीय होती हैं और वे अपना रंग आस पास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। और ऑप्शन में दे रहा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, पेंगुइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना। तो पेंगुइन का देखिए लक्षण बोल रहा है कौन सा नहीं है। देखिए आप लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम में जाते हैं आप लोग नहीं वाला ऑप्शन देख के नहीं देखते हैं और जल्दी में आप लोग गलती करके चले आते हैं। तो देखिए आप लोग एक चीज़ आप ध्यान में आप लोग रखिए कि आप लोग क्वेश्चन नहीं वाला तो ज़रूर देखा करिए। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। ऑप्शन सही है। उनकी शरीर धारा रेखीय है, ये बात भी सही है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये बात गलत दिया है। वो जो होते हैं अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं बदल सकते हैं, ये खासियत आपकी सिर्फ एक गिरगिट में होती है। यहाँ आपका देख सकते हैं कि वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। पेंगुइन अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यह अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन से संबंधित नहीं है, जबकि पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा पाई जाती है। उनके शरीर जो होते हैं धारा रेखीय होते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। ये सभी पेंगुइन की अभिलाक्षणिक गुण हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलती इमारतें। गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय कराता है।
ऑप्शन दे रहा है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाएं, टेक्निक, डिज़ाइन, यूज़ ऑफ वाटर, अरेंजमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। फिर बोल रहा है सेकंड बोल रहा है कि विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। और थर्ड बोल रहा है कि विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी होती है। तो देखिए आपका ऑप्शन यही वाला सही होगा। डी ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग कि कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर, कुछ हवा में उड़ते हैं। ये बात ही गलत दिया है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप व्याख्या यहाँ देख सकते हैं कि ईवीएस का एक पार्ट ख़त्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य का एक उदाहरण है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लूम के रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। आपका बोल रहा है अंडरस्टैंड, अप्लाई, क्रिएट अथवा एनालाइज। तो आपसे बोल रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी, सृजनशीलता हो जाएगा। समझ नहीं, अनुप्रयोग नहीं, विश्लेषण नहीं पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग आपका सृजन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग सृजन है। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है जो शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। वर्गीकरण में ब्लूम ने अधिगम के 3 पक्षों की पहचान की, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास शामिल है। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सिद्धांत में योगदान दिया। ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है आपका? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। क्या था ये? कब था? ब्लूम टैक्सोनॉमी जो था 1956 में प्रकाशित हुआ था। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक ईवीएस शिक्षक के एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा अथवा रूब्रिक द्वारा अथवा संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानदंड जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो नहीं, यहाँ पे आपका रूब्रिक सही हो जाएगा। उपाख्यानात्मक नहीं, संचयी नहीं, यहाँ पे आपका रूब्रिक हो जाएगा। अगर कोई भी शिक्षक है वो विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानदंड व्यापक समूह का उपयोग कर रहा है तो यहाँ पे आपका रूब्रिक सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रूब्रिक द्वारा एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक आकलन का एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलुओं को लिखित, मौखिक, दृश्य प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचानना है। इसका उपयोग होता है दत्त कार्य कक्षा में भागीदारी और कुल ग्रेड के लिए किया जा सकता है। एक पोर्टफोलियो मूर्त कार्य नमूनों का एक बहुमुखी है और अनुकूलनीय संग्रह है जो समय के साथ बच्चे के सीखने के
कई पहलुओं को दर्शाता है। एक ईवीएस शिक्षक न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों गतिविधियों को समय के साथ एकत्र करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग कराता है। पोर्टफोलियो का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलें। यहाँ अगर मानदंडों का उपयोग होता वहाँ पे रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 है आपका, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कह रही है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऑप्शन में दे रहा है अवलोकन, मापन, वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकालना, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, अवलोकन अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, और फिर बोल रही है कि अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। ऑप्शन में क्या बोली है कि आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कह रही है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? आपका अवलोकन, मापन, वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकालना, ये बात गलत है। ये इसमें एक ऑप्शन छोड़ा है, देखिए चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष, ये बात भी नहीं सही लग रहा है। अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, ये भी नहीं। लेकिन ये जो हो जा रहा है ना कि आपका अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना है व संप्रेषण करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आयशा जो है एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोगों की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कह रही है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना जैसे कौशलों को प्रोत्साहित कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है आपका सहयोगात्मक उपागम, समकालित उपागम, क्रियाकलाप उपागम अथवा व्याख्यान संग प्रदर्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पे आपका कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्या हो जाएगा? समकालित उपागम। चलिए नेक्स्ट पे चलें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समकालित उपागम क्या कहलाता है। तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम है जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। शिक्षण की इस प्रणाली को ही उपागम कहा जाता है। उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों तकनीकों का उपयोग करता है वह उपागम की श्रेणी में आता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उपागम हमें बताती हैं कि कैसे पढ़ाएं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको सच में वीडियो पसंद आए। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।